नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 12 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा एडिटोरियल है वह हमारा द हिंदू से संबंधित है, जिसमें कहा गया भी जो सोल्यूशन बाय द पीपल फॉर द पीपल्स, यानी ये जो सोल्यूशन है जिस प्रकार से कहा भी जो हम वर्तमान के अंदर अर्थव्यवस्था को केंद्रित रख के विकास करते हैं, यानी हमारे जो विकास का जो मुख्य कारण है वह कहीं ना कहीं क्या है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मगर क्या अर्थव्यवस्था से विकास हो सकता है, या हमें साथ साथ हमें जो पृथ्वी के जो संसाधन है या जो पृथ्वी पे पर्यावरण है उसको भी संरक्षण करना क्या है, हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो विकास का जो मॉडल है उसको केवल आर्थिक रूप न दर्शा करके कई अलग अलग डायमेंशन में, जिसके अंदर हम कह सकते हैं भी जो पृथ्वी का जो पर्यावरण है, पृथ्वी के जो अन्य जीव हैं उनका संरक्षण करना, साथ ही साथ महिलाओं का सशक्तिकरण करना, समानता की भावना का विकास करना, गरीबी उन्मूलन को कम करना जैसे तत्वों को समाहित किया गया है, जो नया हमारा जो विकास मॉडल होना चाहिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले जो क्लब ऑफ रोम के दूरदर्शी के जो विचार थे 1972 में ही उन्होंने ये बात कह दी थी। उन्होंने एक जागृति जाहिर की थी जिसमें कहा था भी सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि से पृथ्वी को नवीनीकृत करने और बेलगाम आर्थिक विकास के लिए संसाधन का अति प्रयोग पृथ्वी की जो क्षमता है उसको क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहा है। यानी इसमें कहा गया है कि जो हम वर्तमान के अंदर अपने आर्थिक विकास के लिए पृथ्वी के संसाधनों का अति दोहन कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं जो पृथ्वी की जो हमारी जो क्षमता है उसको क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। यानी जितनी मात्रा में पृथ्वी पर संसाधन उपलब्ध हैं, हमारा विकास है वह उससे अधिक मात्रा में हम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वर्तमान भविष्य में हमें संसाधनों की संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं भी जो हमारा जो लाभ है, हम देखते हैं जो हमारा लाभ आर्थिक रूप से हम कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को लाभ की स्थिति में देखना पसंद करते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा आर्थिक विकास हो, आर्थिक समृद्धि बहुत तीव्र गति से चले, हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, हमारे पास हम देखते हैं भी बहुत अधिक मात्रा में रोजगार हो, पैसा हो, या ऐसी सब चीज़ें देखते हैं। मगर क्या पर्यावरण को या पृथ्वी का संरक्षण हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? क्या हम केवल और केवल आर्थिक विकास के लिए जीवन जीते हैं? तो ये सब क्वेश्चन इसके अंदर किए गए हैं, और मेंस के अंदर भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसके ऊपर हम इस प्रकार का एक आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो भी। जो रोम के जो दूरदर्शी थे उन्होंने 1972 में ये बात कह दी थी, जो बात हम आज क्या कर रहे हैं, जिसका हम समस्याओं का क्या करने हैं, सामना कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने 3P का नारा दिया था। 3P यानी लोग, ग्रह और लाभ, यानी इंग्लिश में कहें इसको तो पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के आदर्श बदलाव की मांग करता है, यानी हमें लोगों का विकास करना है, हमें साथ ही साथ जो हमारा ग्रह है यानी पृथ्वी है उसका भी क्या करना है, संरक्षण करना है, और साथ ही साथ उस संरक्षण से हमें क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें बताया गया है भी जो किस प्रकार से हम जो वर्तमान में क्या है भी जो पृथ्वी का संरक्षण हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि अगर पर्यावरण को नुकसान होता है या किसी प्रकार के जो पर्यावरण का स्वास्थ्य की हानि होती है तो वह कहीं ना कहीं डायरेक्टली, यानी हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष मानव के स्वास्थ्य पर भी हानि पड़ती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जलवायु परिवर्तन का कितना भयंकर प्रभाव हम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज हम खाद्य पदार्थ की सुरक्षा भी हमारे लिए नहीं रही है, यानी जो खेती का जो पैटर्न है वह भी बदलता जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से जो हम कह सकते हैं भी जो अनियमित रूप से जो वर्षा हो रही है, कहीं पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कहीं पर सूखे की परिस्थिति आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारा जो पृथ्वी के संसाधनों का अति दोहन करने की वजह से है, पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान की वजह से है, जलवायु परिवर्तन की जो मात्रा है वह बढ़ने के कारण हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं उनका अति उत्सर्जन करने के से हमें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया जो अमेरिका की जो और जो भारत की तरफ जो पर्यावरण नैतिकता यानी जो हमारे जो पर्यावरण के प्रति जो नैतिक जिम्मेवारियां हैं, ठीक है, तो उनके प्रति जो जो अमेरिका के लोग हैं उनका मानना है भी वह जो पर्यावरण है वह स्वतः अपना क्या करेगा, पुनर्भ्रमण कर लेगा। जबकि भारतीय लोग या हम कह सकते हैं भी एक प्रकार के जो हम पूर्वी राष्ट्र हैं वह मानते हैं जो पर्यावरण का संरक्षण हमें करना होगा, यानी जिस प्रकार से हमने पर्यावरण का दोहन किया है हमें उसका संरक्षण करना भी क्या है, आवश्यक है। साथ ही साथ हम देखते हैं भारत ने जो COP26 था उसके लिए वर्ष 2070 के लिए हमने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तो वह भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अभी हमारा पृथ्वी को बचाने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
साथ ही इसमें निष्कर्ष दिया गया है आगे भी उनके समाधान के लिए उन्होंने 5 मार्ग बताए थे। कौन कौन से? एक तो गरीबी को हमें क्या करना है? समाप्त करना है। सकल समानता को संबोधित करना है, यानी विश्व के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का क्या हो? समान अधिकार हो। ठीक है। साथ ही साथ हमें महिला सशक्तिकरण करना है, यानी महिला की योग्यता को भी हमें पूर्णतः उपयोग करना है। साथ साथ लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो खाद्य प्रणाली को भी स्वच्छता बनाना है। ठीक है। साथ ही साथ जो स्वच्छ ऊर्जा प्रसंस्करण का इत्यादि को भी दोहराया गया है, यानी जिस प्रकार से हम जो वर्तमान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो नवीनीकरणीय ऊर्जाएं हैं, जो पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो उन ऊर्जा की ओर हमें क्या करना है? कदम बढ़ाने हैं। ठीक। और साथ ही साथ इसके अंदर एक बात कही गई थी, बीच में कहा गया था जो पूंजीवादी जो नीतियां बनाते हैं वर्तमान में, जिस प्रकार के जो आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए जो पूंजीवाद प्रकार की जो नीतियां बनाती है, वह कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उसको लाभ पहुंचाता है, जबकि जो आम जन है उसको ये इतना लाभ नहीं पहुंचाता है। मगर उसके जो परिणाम है, जो उसके जो घातक परिणाम है, वह प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को उस परिणाम से गुजरना पड़ता है, या उसकी हम कह सकते हैं कीमत चुकानी पड़ती है। मगर जो इसका जो मुख्य कारण कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग है, जो अपने विकास के लिए जो वर्तमान जो पर्यावरण है उसको क्या करता है? प्रदूषित करता है। ठीक है। तो यही एक आर्टिकल था जो आपके मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें ये पूछा जा सकता है, जिसमें हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके में भी हम क्या कर सकते हैं? इसी कोट दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगले आर्टिकल पर। हमारा जो अगला एडिटोरियल है वह कहता है भी जो ब्लेम द टेक्नोलॉजी फॉर डेथ बाय सुसाइड मिसगाइड, यानी इसके अंदर कहा भी जो टेक्नोलॉजी है उसको आत्महत्या का कारण बताना सही नहीं है। क्या केवल और केवल जो आत्महत्या है वह केवल और केवल प्रौद्योगिकी के कारण हो रही है, या इससे पहले जब प्रौद्योगिकी नहीं थी तो क्या आत्महत्या नहीं होती थी? तो इस प्रकार के इसके अंदर विचार किए गए भी केवल और केवल प्रौद्योगिकी को इसका कारण बताना हमारे लिए, यानी ये सही नहीं है। हाँ, प्रौद्योगिकी माध्यम हो सकता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी की वजह से हम कह सकते हैं जो व्यक्ति हमारी नई नई समस्याएं उत्पन्न हो गई है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की समस्या हो, या हम कह सकते हैं भी किसी के यानी फ्रॉड के जाल में के अंदर फंसने की बात हो। ठीक है। या फिर जो अनजान व्यक्ति से बात करके हमको जो मानसिक तौर पर जो डिप्रेशन की स्थिति हो, तो ये कहीं ना कहीं जो एक माध्यम हो सकता है हमारे लिए। उसके अलावा भी हम देखते हैं भी कोई और माध्यम भी आत्महत्या का हो सकता है, और केवल टेक्नोलॉजी को इसके लिए ब्लेम करना ये सही नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या भी जो हाल ही के अंदर जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी जो हमारी जो NCRB है के द्वारा जो आत्महत्या में होने वाली मौतों का आंकड़ा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था भी वर्ष 2021 के अंदर जो आत्महत्या थी वह कितनी? 1,64,000 के आसपास लोगों ने आत्महत्या की थी। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है जो आत्महत्या से संबंधित है। और आत्महत्या के कहीं ना कहीं जो कारण है, मुख्य कारण कह सकते हैं हम, अकेलापन मुख्य कारण हो सकता है, जो डिप्रेशन की स्थिति वह कारण हो सकता है, या कोई और गंभीर जो स्थिति हम कहते हैं भी कि जो मानसिक दबाव लेते हैं किसी चीज़ का, वह हमारा कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आत्महत्या किसी भी चीज़ का क्या है? नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। हमें अपने परिवार के साथ बैठ करके, अपने दोस्तों के साथ बैठ के उस समस्या का सुलझाना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ हमें अपने जो मन को खुश करने के लिए जिस प्रकार के आप जिस पर मूवी देख सकते हैं, या कोई और भी चीज़ आप कर सकते हैं, जिससे आप अपना जो डिप्रेशन की स्थिति है उसको कम कर पाएँ। ठीक है। आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार के कार्य भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर का भी आत्महत्या के कारणों का समकालीन चर्चा प्रचलित है, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका बड़ी है। यानी कहीं ना कहीं जो वर्तमान तौर पर हम देखते हैं भी जो डिजिटल जो प्रौद्योगिकी उसकी मात्रा जरूर बढ़ी है, यानी उसकी वजह से आत्महत्या की जो संख्या है उसमें कहीं कहीं बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। आगे इसमें क्या ये स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी जितना अधिक लाभ प्रदान कराता है, मानव स्थिति का प्रभाव डालता है, जिससे मानव अनुभव में सर्वोत्तम और अच्छे खराब अनुभव की भूमिका भी अधिक होती है। यानी हम नॉर्मल भाषा में इसको समझते हैं, इसमें क्या गया है, जितना प्रौद्योगिकी से मानव को क्या होता है? फायदा होता है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उसका नुकसान भी होता है। मगर हम उसका फायदे के पक्ष को हम कम देखते हैं, उसके नुकसान को हम ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं भी जिस प्रकार से जो प्रौद्योगिकी है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वह कितना यानी उच्च लेवल पर बढ़ता जा रहा है। कम खर्च के अंदर हम हाई अच्छे क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रौद्योगिकी है उसका एक जो सकारात्मक पक्ष भी होते हैं, मगर जो वर्तमान में जो हम देखते हैं जो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी को केवल नकारात्मक नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। मगर क्या है भी
इसलिए हमें प्रौद्योगिकी का केवल सकारात्मक तौर पर प्रयोग करना चाहिए। नकारात्मक जैसी वस्तु हैं जो आपके दिमाग को क्या करती है, डाइवर्ट करती है। काफ़ी आप वीडियोस भी देखते हो जो आपको क्या करती है, डाइवर्ट करती हैं। तो उन जैसी वीडियो से आपको क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और जो आपको ऐसा ही कुछ देखना चाहिए या ऐसा ही कुछ सुनना चाहिए जो आपके लिए लाभकारी हो। ठीक है। अगला कहता है निष्कर्ष इसमें क्या है, प्रौद्योगिकी को आत्महत्या का एक माध्यम बताना सही नहीं है, जो हमने देख लिया है। जबकि इसके लिए खुद को आत्महत्या के प्रति सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यानी व्यक्ति जब तक खुद को इतना सशक्त नहीं बनाएगा तब तक आत्महत्या के लिए कोई और भी कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। जागरूकता अभियान, इसके लिए हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं, संवेदनशील कार्यक्रम कर सकते हैं, सामुदायिक समर्थन कर सकते हैं, परामर्श सेवाएं भी इत्यादि हम यानी समाधान के लिए शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आगे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है वह भी व्यक्ति की जो मानसिक गरिमा को गारंटी प्रदान करता है या उसको मूल अधिकार प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो हमारी जो सरकार है उसकी भूमिका भी हमारे लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि हम क्या कहते हैं भी, जो सरकार अगर इस प्रकार के कैंपेन्स चलाती है, जो अवसाद या डिप्रेशन में रहे व्यक्ति हैं वह वहाँ पर रजिस्टर करके कुछ पल के लिए कहीं पर पर्यटन जैसे सेवाओं को आनंद ले सकते हैं सरकारी खर्च पर पे, या फिर कुछ ऐसी सुविधाएं जिन पे उनको जैसे मेडिकल हेल्थ केयर है वो फ्री में दी जाए। यानी डिप्रेशन की स्थिति के लिए आप डॉक्टर से फ्री में जाँच करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ सरकार सेवाएँ ले सकती है, या ऐसी कोई चीज़ें जो व्यक्तियों को डिप्रेशन में डालती है उन चीज़ों को बैन कर दिया जाना चाहिए। चाहे वो कोई गेमिंग ऐप हो, चाहे वीडियो हो, या कोई भी प्रकार का कोई संसाधन हो सकता है। ठीक है। या जो समाज में जो कुछ प्रकार के जो हम कह सकते हैं व्यक्ति भी जो समाज में कुछ आपको जो नकारात्मक तौर पर जो विचार के जो व्यक्ति हैं उनसे आप दूर रह सकते हैं। वह भी कहीं न कहीं आपको इस प्रकार के जो कृत्य के लिए क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे इसके अंदर जो राष्ट्रीय मानसिक जो सरकार ने कदम क्या क्या उठाए आज तक, क्या भी जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लिया गया था। यह किताब मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानसिक विकार से भारी बोझ और योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का किया था, शुरू किया गया था। ठीक है। तो यानी जो कहीं न कहीं डॉक्टरों को बढ़ावा देने के लिए और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था। फिर उसके अंदर सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम भी लाया गया था 2017 में, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित वित्त पोषित और सेवाओं व मानसिक देखभाल और उपचार के हेतु भी गारंटी प्रदान की गई थी। तो यानी कुछ आपको वित्तीय सुविधा भी प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है भी जो भारतीय आईपीसी की जो धारा है 309, उसको भी क्या है, एक कहीं के जो आत्महत्या का जो प्रयास केवल अवसाद के रूप में दंडनीय माना गया। यानी कहीं कहीं बहुत ही रेयर रूप में आज यानी आत्महत्या को एक दंडनीय माना गया है। जबकि ज़्यादातर हम जो कहते हैं भी ये कहीं के जो मानसिक विसंगति होती है उसके कारण लोग आत्महत्या करते हैं। तो उसमें सुधार की हमें क्या आवश्यकता है। यानी जो भारतीय संविधान की धारा 309 है पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, मगर इसका जो उपयोग है बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है और किसी विशेष मामले के अंदर हमें इसका क्या करना है, उपयोग करना है। साथ ही साथ सरकार ने वर्ष 2023 में किरण हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था, जो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति किसके द्वारा किया गया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो व्यक्ति चिंता, तनाव, अवसाद या आत्मघाती विचारकों व अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लगभग 24 घंटे मुफ्त में आपको हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान की जाती है किरण हेल्पलाइन के अंदर। ठीक है। साथ ही साथ इसके जो मनोदर्पण एक जो मानव स्वास्थ्य विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था भी कोविड-19 के समय जो छात्र थे, जो परिवार के सदस्य थे, या जो शिक्षकों को जो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना था। यानी हम देखते हैं जो कोविड-19 के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी नौकरियां गई थी, तो वह भी डिप्रेशन की स्थिति में जो छात्र थे वे सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह भी कुछ मानसिक विकार हो सकते हैं। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई घातक जो बीमारी हो गई है उसके प्रति भी कहीं के जो मानव विकार है वह भी घातक सिद्ध होता था। तो इसके लिए सरकार ने एक मनोदर्पण ऐप यानी जो मिशन था वह भी क्या किया था, लेकर आई थी, ताकि लोगों को और जागरूक इसके प्रति किया जा सके। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो द हिंदू के अंदर थे। अभी दो आर्टिकल है जो दैनिक जागरण अभी हम देख लेते हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल है हमारा दैनिक जागरण से संबंधित, जिसमें ऊर्जा संकट से सबक। ये आर्टिकल हम देखते हैं भी जिस प्रकार से हम वर्तमान में देखते हैं जो यूरोप है, यूरोप के अंदर किस प्रकार से ऊर्जा का संकट बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बाद क्या हुआ भी, रूस ने जो यूरोप की तरफ जाने वाली जो ऊर्जा की जो पाइपलाइन से कहीं न कहीं उनकी जो आपूर्ति है वह क्या करती है, कम करती है।
जिसकी वजह से क्या है अभी यूरोप के अंदर जो ऊर्जा का जो संकट है वह क्या कहते हैं भयावह स्थिति पर हो गया है। लोगों को ये सोचना पड़ रहा है भी सर्दियों के टाइम में अपने घरों को गर्म किस प्रकार से रखेंगे। सही कहीं कहीं जो उद्योग क्षेत्र हैं जिसमें एल्यूमिनियम उद्योग है, ठीक है, इस प्रकार के जो प्लास्टिक उद्योग है, जो बिजली उद्योग है, उनको चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह उद्योग पर भी कहीं न कहीं क्या रहा है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। पहले जो यही लिखा हुआ है किस प्रकार के जो एल्यूमिनियम कारखाने को भी बिजली की आवश्यकता है। हम देखते हैं भी एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितनी हैवी मात्रा के अंदर हम क्या चाहिए बिजली की आवश्यकता थी, कितना इलेक्ट्रिक उनके अंदर चाहिए। तो इसके लिए हमें ऊर्जा की क्या होती है महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमें आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का विकास करना क्या होता है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दे रखा है हमें। साथ ही साथ क्या भी जो हमारा जो पर्यावरण है उसके अंदर भी अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो अनिश्चितता बढ़ते जा रही है, गर्मियों के मौसम में अधिक गर्मी होना, सर्दियों के मौसम में अधिक सर्दी होना, ये भी कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है हमारी उसके लिए हमारी जो ज़रूरतें हैं वह और अधिक हो जाती है ऊर्जा की। क्योंकि गर्मी बढ़ने से अंदर हम जो ऐसी जैसी सुविधाएं लेते हैं तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सर्दी अधिक मात्रा में हो तो हम हीटर जैसे उपकरणों का यूज़ करते हैं जो कि ऊर्जा का क्या करते हैं खपत करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं जो अनिश्चितता है उसकी वजह से भी हमें ऊर्जा की क्या होती है आवश्यकता होती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो गर्मी और सर्दी की एक निश्चित न होने की वजह से भी हम कह सकते हैं भी आज अधिक गर्मी है कल शायद उतनी ना हो। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है ऊर्जा की खपत को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो ऊर्जा संकट का दूसरा पहलू कहीं के जो बिजली गैस और बिजली के दामों में लागू को उद्योगों को क्रियाशील और उपचल जिस इसका अर्थ यह है भी जो जिस प्रकार से जो ऊर्जा की जो कीमतें बढ़ती जा रही है उससे जो क्या है भी लोगों की जो क्रय शक्ति है वह भी क्या हो रही है कमजोर होती चली जा रही है। जिसकी वजह से जो उसकी जो गैस की जो दाम है वह भी कितने लगभग 7 गुना अधिक तक बढ़ गए हैं यूरोप के अंदर, ठीक है। तो वह भी कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन के अंदर जो महंगाई जैसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या भी जो यूरोपीय सरकारों का जो इसके प्रति जो यानी ऊर्जा से संबंधित जो कर्ज है वह भी कितना लगभग बहुत जल्दी से उनका बढ़ रहा है। और ब्रिटेन का जो जीडीपी का लगभग 96% उस पर क्या हो गया और कर्ज बढ़ गया है, ठीक है। साथ ही साथ जो यूरो मुद्रा वाली जो यूरोपीय देशों पर भी लगभग इतना अधिक कर्ज चढ़ चुका है। और अमेरिका की स्थिति की अगर बात करें वह और भी खराब है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय कर्ज जीडीपी का लगभग कितना 1.25 गुना हो चुका है, ठीक है। यानी अपने जीडीपी से अधिक उस पर क्या है कर्ज है। और कर्ज का यह बोझ ऐसे समय बढ़ा है जब देश में केंद्रीय महंगाई की तरह अंकुश लगाने के लिए भी कहीं न कहीं असफल होती चली जा रही है। यानी कह सकते हो जो केंद्रीय बैंक है वह भी कहीं न कहीं इसके प्रति क्या है असफल होती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में महंगाई और कर्ज का दर क्या बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इसका जो मूल कारण बताया गया है तो वह हमने देखा है जो मूल कारण क्या है अभी जो रूस और यूक्रेन को कहीं न कहीं इसका जो मूल कारण बताना वह सही नहीं है। इसका जो मुख्य कारण या जो मूल कारण है वह रूसी जो यूरोप की जो रूस के ऊपर ऊर्जा की निर्भरता है। यानी जिस प्रकार से रूस से यूरोप को पाइपलाइन से ऊर्जा प्रदान की जाती है तो यूरोप ने क्या किया है जो अपने जो ऊर्जा के जो पारंपरिक संसाधन थे उनको खत्म कर दिया था, पर्यावरण की ओर अधिक ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था। जिसके वजह से क्या हुआ भी वहाँ पर आज इस तरह की स्थिति बननी शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने अपने जो घरेलू उद्योग थे वह क्या कर दिए थे नष्ट कर दिए थे ऊर्जा के। और उनके जो पूर्णतः जो निर्भरता थी वह ज़्यादातर किस पे रूस पर निर्भर हो गए थे। जिसके वजह से आज उन्हें ऐसे संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब तीनों मोर्चों पर यानी जो यूरोप है उनको तीनों मोर्चों पर काम करना होगा। कौन कौन से? एक तो तेल की जो तानाशाही से मुक्ति के लिए रूसी ऊर्जा की निर्भरता को उनको कम करना होगा। साथ ही साथ अपने जो परमाणु ऊर्जा है उन पर उनको क्या करना होगा पुनर्विचार करना होगा। और साथ ही साथ जो गैस के जो स्रोत हैं उनको भी जैसे अलग अलग जो नवीनीकरण स्रोत है उनको तलाशने होंगे, जैसे जो हाइड्रोजन ऊर्जा है उनको भी अलग अलग जगह तलाशने होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या भी जो हर साल भारी मात्रा में संपदा जो भारत को भी इससे क्या होता है भी उस ऊर्जा संकट से यूरोप से कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि भारत को भी हम देखते हैं जो ऊर्जा का जो मुख्य क्षेत्र हम क्या करते हैं जो आयात पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि हम जो पेट्रोल और डीजल है या जो खाद्य जो हम कह सॉरी जो हमारा जो प्राकृतिक तेल है उसके लिए हम क्या करते हैं जो भारी या जो खाड़ी देश है उसके हम क्या करते हैं आयात पर क्या करते हैं निर्भर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें भी क्या करना होगा हमारी जो घरेलू जो ऊर्जा है उसको लिए सशक्त होना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जो हमारी जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ हमने देखा है भी जो
2070 तक हमने जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तो इसलिए हमें जो पर्यावरण को भी इसके लिए हमारा क्या हो सकता है, इसके फायदा हो सकता है, ताकि हम नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, क्योंकि भारत का जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन यूरोप और अमेरिका की तुलना में क्या है, वर्तमान में कम है। अगर जितना यूरोप और अमेरिका जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उससे भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वह क्या है, कम है। ठीक है, और हरित ऊर्जा के अपनाने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता, जैसे इस प्रकार से जितना, क्योंकि हरित ऊर्जा है वह काफ़ी महंगी है, तो इसलिए हम वर्तमान में पूर्णतः उसको बाध्य कर देना भी आपको हरित ऊर्जा ही अपनानी है, तो ये भी कहीं न कहीं क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो क्या भी जो हम देखते हैं भी, जो हम यानी वर्तमान में हमें सटीक कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि 50 वर्षों का जिस प्रकार के जो जलवायु परिवर्तन है, जो 50 वर्षों का हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्दी से कदम उठाने होंगे इसके प्रति, ताकि हम जलवायु को जल्दी से कंट्रोल कर पाएँ। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है भी, जिस प्रकार से जो भारत आज आयात पर निर्भर है, वह कहीं न कहीं जो हमारा जो व्यापारिक घाटा है, लगभग 6,600 करोड़ रुपये का हमारा जो व्यापारिक घाटा भी हम कह सकते हैं, यानी जो भारत का जो भुगतान संतुलन है वह भी क्या है, घाटे में चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कुछ कंक्लूजन दिया गया भी, संपत्ति ऊर्जा संवैधानिकता के बिना कोई भी देश होता है सच्चे अर्थों में आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकता है। यानी जब तक किसी देश के पास अर्थ यानी ऊर्जा के रूप से हम सशक्त नहीं होंगे, तब तक हम एक महाशक्ति के रूप में नहीं बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा आयात होता है वह हम निर्भर होते हैं, और जो सारे सारे उद्योग है वह भी कहीं न कहीं ऊर्जा पर ही चलते हैं। ठीक है, तो हमें ऊर्जा में सशक्त होना हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यही इस एक आर्टिकल के अंदर दे रखा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा। तो अगला आर्टिकल हमारा दैनिक जागरण से संबंधित, जिसमें भी बड़े प्रदूषक पर नियंत्रण की आवश्यकता है हमें। अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन यानी जो आईसीओ ने विमान क्षेत्र को 2050 तक कार्बन से मुक्त करने की घोषणा की है। यानी इन्होंने क्या है, जो विमान क्षेत्र है उसको हम क्या कर देंगे, जो शून्य 2050 वर्ष तक हम क्या करते हैं, शून्य कार्बन कर देंगे। यानी जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, उतना ही कार्बन का हम क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कही, यह बात कही गई है। ठीक है, तो क्या क्या भी संगठन की जो 21वीं आम सभा के अंदर सदस्य देशों के सतत विमान ईंधन के उत्पादन और वितरण और उपभोग में तेजी लाने के साथ साथ उसके अनुसंधान और विकास और निवेश पर भी जोर देने पर सहमति जताई गई है। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया है, विमान क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्रोतों में से एक है। इसके अंदर जो वर्ल्ड लाइफ फंड के अनुसार यदि संपूर्ण विमान क्षेत्र को एक देश मान लिया जाए, तो यह कहता है भी अगर इसको पूरा एक देश मान लिया जाए, तो ये विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश होगा जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा होगा। तो हम देख सकते हैं विमान क्षेत्र कितनी अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करता है। साथ ही साथ भी हम देखते हैं भी, जो कार्बन है यानी जो विमान क्षेत्र है वह अर्थव्यवस्था का सूचक माना जाता है, मगर साथ ही साथ ये कितनी अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करके जो जलवायु को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा भी, जो जो कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्र है वह लगभग 2.5 से 3 गुना यानी 3% तक की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जिम्मेदार क्षेत्र है। हवाई जहाजों में प्रयुक्त होने वाला जो जीवाश्म ईंधन का में सबसे बड़ा उत्सर्जक घटक कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो लगभग 70% तक की क्या करता है, निकासित करता है, और वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना बड़ा जिम्मेवार है। साथ ही साथ इसके अंदर सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार वैश्विक विमान 2050 तक अनुमानित 43 मैट्रिक गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उत्पन्न करेगा, जो कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का लगभग कितना होगा, 5% होगा। यानी 5% उत्सर्जन केवल और केवल एक क्षेत्र से होना वो जलवायु के लिए कितना घातक हो सकता है, जिसमें लिए हवाई जहाज में प्रयुक्त एक यानी 1 किलोग्राम जीवाश्म ईंधन यानी 3.6 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कार्बन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। हालांकि अब वर्तमान में हम देखते हैं भी धीरे धीरे इसके अंदर जो जीवाश्म ईंधन है या जो स्वस्थ ईंधन है उसका क्या होता है, जो जैव ईंधन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं जो एयरपोर्ट होता है उनको भी जो नवीनीकरण ऊर्जा जो अक्षय ऊर्जा है उनके तौर पर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हमने देखा था वर्ष 2015 के अंदर कोचिन का जो हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना था जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित था। तो कहीं ना कहीं
ये भी देख सकते हैं कि कितना ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। भी जो सौर ऊर्जा से अगर हम प्लेटफार्म या जो ऐसे क्षेत्र या जो ऐसे एयरपोर्ट जो जहाँ पर कर्क यानी जो सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर पड़ती हैं, तो उनको हम सौर ऊर्जा से क्या कर सकते हैं, संचालित किया जा सकता है, जिससे हम कार्बन उत्सर्जन की जो दर है उसको कम कर सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट है उसको भी 2030 तक कहीं ना कहीं जो नवीनीकरण ऊर्जा से यानी संचालित करने की बात कही जा रही है। और अन्य जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी इसके लिए यानी कहीं ना कहीं नवीनीकरण ऊर्जा उससे संचालित करने की बात कही जा रही है। तो हम कह सकते हैं भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से उठाए गए कदमों से संबंधित आपको अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाना है तो विमान क्षेत्र का हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं भी कितना महत्वपूर्ण योगदान है। केवल ये एक क्षेत्र ऐसा है जो लगभग 3% तक का योगदान करता है वर्तमान के अंदर, और ऐसी ही स्थिति चलती रही तो वर्ष 2050 तक यह लगभग 5% तक का योगदान विश्व के अंदर केवल एक क्षेत्र कर देगा। उसके अलावा भी हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र है, तो कह सकते हैं कितने घातक परिणाम हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। 2 आर्टिकल जो कि द हिंदू के अंदर इंपॉर्टेंट थे, 2 आर्टिकल जो दैनिक जागरण के इंपॉर्टेंट थे, वह हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।